let's begin our understanding for the today's concept. ओके सो जैसे मैंने कहा था कि हम जो है वो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर रिलेशन और फंक्शन में क्या है. करेक्ट. सो सबसे पहले अगर मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में याद दिलाऊं तो हमने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट. डू यू रिमेम्बर हाउ टू आइडेंटिफाई कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था कि A क्रॉस B, अगर हमारे पास सेट A है 1 2 और सेट B जो है वो है 3,4, तो फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलता था हमें? तो 1,3 1,4 सिमिलरली 2,3 एंड 2,4 इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढते थे इन अवर 11th स्टैंडर्ड. आई टोल्ड यू मैं आपको थोड़ा बहुत क्विकली एक रिवीजन कराऊंगा एंड देन विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दी टुडेस कंसेप्ट जो है वो हमारा रिलेशन रहेगा. करेक्ट. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से ढूंढते थे. फिर हमने ऐसा सीखा था कि जो रिलेशन आता है, करेक्ट, रिलेशन इज गोइंग टू बी दिस सबसेट ऑफ अवर कार्टेशियन प्रोडक्ट. प्लीज दिस ये याद रखना है ना. ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीख लिया कि हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हम क्या बोलते थे कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना. हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसा भी कुछ हमारे पास अवेलेबल हो तो उसके हिसाब से हम हमें जो है वो हमारा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं. अगर मान लो कि ये हमारे पास है, अब यहाँ पे ना रिलेशन को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि A रिलेटेड टू B ऐसे लिख सकते हैं, या फिर A, B बिलोंग्स टू R. इसका मतलब है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो हमारे रिलेशन में बिलोंग करे. हम इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे डोमेन और कोडोमेन में से आया होता है. करेक्ट. आपने ये सब भी सीखा है कि रिलेशन के अंदर जब भी कुछ बनता है तो विल सी दैट वन बाय वन. चलो पहले ये समझते हैं. तो मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कैसे, तो कि A, B सच दैट क्या कहे, चलो रिलेशन में क्या लिखे कि भाई B इक्वल्स टू A प्लस 2, B इक्वल्स टू A प्लस 2, जहां पे A जो है वो A में आएगा और B जो है वो B में बिलोंग करना चाहिए. करेक्ट. तो A की वैल्यू पहले A सेट में से उठाएंगे तो 1 1 प्लस 2 3, फिर A की वैल्यू आप 2 उठाएंगे तो 2 प्लस 2 4. तो इसको अगर मैं कार्टेशियन, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म. करेक्ट. ये सेट बिल्डर फॉर्म का अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखे तो हमें क्या मिलेगा, 1,3 and 2,4. Can I say these two elements are the subset of this set A cross B? Definitely. देखो 1 3 और 2 4 दोनों है इसमें. करेक्ट. तो इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन करते थे इन अवर 11th स्टैंडर्ड. रिलेशन डिफाइन हुई थी उसमें ऐसे हमने ऐसा कहा था कि ये जो पहला पहला एलिमेंट होता है दिस इज अ डोमेन फॉर अस, है कि नहीं. और ये जो दूसरे दूसरे एलिमेंट होते हैं दिस इज रेंज, और हम कोडोमेन भी बोल सकते हैं एज फॉर अवर कंसेप्ट. करेक्ट. कि ये जो है वो हमारे कोडोमेन में से आए होंगे और वो बन जाती है हमारी रेंज. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर 11th स्टैंडर्ड. मैं ये कुछ नया नहीं बता रहा हूं, जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूं एंड दैट इज व्हाई आई एम मूविंग लिटिल बिट क्विकली. करेक्ट. उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन करना सीखा था. जैसे हमने कहा था f इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, कि आपका जो फंक्शन है उसका डोमेन A है और कोडोमेन जो है वो B है. A से B में डिफाइन हो रहा है, मतलब कि हर एक एलिमेंट का A से आप वैल्यू उठाओगे तो उसकी इमेज, इजंट इट, ऐसा हमने देखा था. और हमने ये भी सीखा था कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन में कन्वर्ट होता है. क्योंकि हम जब फंक्शन लिखते हैं तो हर एक वैल्यू हमारी सेटिस्फाई ना करे, ऐसा हो सकता है. तो हमने जब फंक्शन सीखा था हमने क्या कहा था कि अगर मान लो हमारे पास A, B कुछ है तो हमने ऐसा कहा था A जो है वो उसकी इमेज है, A की इमेज B है और B की जो है वो प्री इमेज होती थी. एम आई राइट? इससे हम क्या बोलते थे, A इज द प्री इमेज ऑफ B और B इज द इमेज ऑफ A, है कि नहीं. अब इसमें हमने ऐसा भी सीखा था कि हमारा जो फंक्शन है वो उसमें होगा क्या कि आपके डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लो, उसको सिर्फ वन, ओनली वन ही इमेज मिलेगी फ्रॉम बी. करेक्ट. इसका मतलब क्या होता था कि एक डोमेन की वैल्यू के लिए कोडोमेन में से एक ही आएगा. अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें हाइट वाला आपको एग्जांपल सिखाया होगा कि किसी एक पर्सन की दो डिफरेंट हाइट होना पॉसिबल नहीं है. मतलब आपने डोमेन में से किसी एक बंदे को उठाया और उसके लिए ऐसा बोलोगे मुझे कोडोमेन में से दो वैल्यू मिल गए, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. फंक्शन होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि हर एक एलिमेंट या हर एक एलिमेंट ऑफ ए के लिए हमें एक ही इमेज मिले बी में से, समझ रहे हो। बट हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि ए के डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो। मतलब मान लो कि एक पर्सन की दो हाइट नहीं हो सकती, मान लिया, लेकिन दो पर्सन की सेम हाइट तो हो सकती है ना। मतलब ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमें सेम यहाँ पे हाइट मिल सकती है। दैट ऑलरेडी वी पीपल आर अवेयर। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी हमारे 11th स्टैंडर्ड में सीख ली है। बट इस वक्त हम जो आगे बढ़ेंगे हमारे फ्यूचर वीडियोस में, तो उसमें भी फंक्शंस हम करने वाले हैं और उसमें हम 1 ऑन टू, इनटू, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे। कंपोजिट फंक्शन भी सीखेंगे। बट ये चीजें जो है वो आपको पहले रिकॉल करवानी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ये अच्छे से याद आ जाएगा ना, तो फिर हमें और कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं इस चैप्टर में। क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास इस चैप्टर का प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं प्रीवियस नॉलेज के लिए। आपने 11th स्टैंडर्ड में जब ये चैप्टर सॉल्व किया था ना, उसमें 2 सम ऐसे थे जो आपको 12th स्टैंडर्ड का रिलेशन पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने मेरे बच्चों को ऑलरेडी कहा था कि भाई ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये 12th स्टैंडर्ड में आएगा, है ना। उसमें एक क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज में, जिसमें हमें प्रूव करना था या बताना था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, है ना। वो हमने वहां पे सीखा था, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू गेट अक्रॉस इट इन अ वेरी क्विक टाइम, सिंपल। बट फिलहाल क्या आपको ये रिवीजन जो है वो इनफ है? आई गेस इट्स नॉट दैट, मतलब आपको अच्छा खासा रिकॉल हो गया होगा। उसमें हमने एरो डायग्राम से भी सीखा था, ऑल दोज थिंग्स हमने की थी। रेंज फाइंड करना सीखा था, डोमेन फाइंड करना सीखा था, ग्राफ प्लॉट्स किए थे, इवन मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ भी प्लॉट किए थे। ऑल दोज थिंग्स वी हैव डन इन अवर 11th स्टैंडर्ड, है ना। बेसिक फंक्शंस जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, देन लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, करेक्ट। ये सारी चीजें हमने जो है वो हमारे 11th स्टैंडर्ड में सीखी हुई है। आई स्टिल रिकमेंडेड कि आप प्लीज एक बार 11th स्टैंडर्ड का वो चैप्टर का जो है एक बार गो थ्रू करो, वापस से एक बार देख लो। देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन अ क्विक इजी वे, सिंपल। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अवर रिलेशन। ये है हमारा रिलेशन। रिलेशन एक ऐसा टर्म है जो मैथमेटिकली हमने उठाया है। वर्ड जो हमने ये रिलेशन बोला है वो इंग्लिश वर्ड है, और वही का वही वर्ड हमने उठा के रख दिया है मैथमेटिक्स में। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे मैथमेटिकली रिलेट करने वाले हैं, है ना। कि कोई एक चीज किसी दूसरे से रिलेट हो रही है, दैट इज व्हाट आवर इंटेंशन इज। जिसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे या फिर इस तरह से, सिंपल। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? चलो, तो अब मैं इससे आगे जो आपको बताने वाला हूं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दैट इज द मेन चैप्टर, है ना। ये जो हमने अभी किया वो तो हमने सिर्फ रिकॉल किया हमारे 11th स्टैंडर्ड का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ द टाइप्स ऑफ रिलेशन। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन से, करेक्ट। तो बिफोर वी गो फॉर द टाइप्स ऑफ रिलेशन, व्हाट आई इंटेंड टू डू फॉर यू पीपल, कि मैं पहले क्या करता हूं, एक सेट ए ले लेता हूं, लेट्स से 1 2 3, और दूसरा सेट बी ले लेता हूं, लेट्स से 4 5 6, और मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड करके रख देता हूं। एंड आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू हैव अ लुक एट इट। 1 4 1 5 1 6, देन 2 4 2 5 2 6। चलो मैं यहीं पे आगे बढ़ता हूं। 3 4 3 5 एंड 3 6। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला नल, या तो एम्प्टी या तो वॉइड। ये सारे हमारे नाम हमने ऑलरेडी 11th में सीखे हुए हैं इन अवर चैप्टर सेट, है ना। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, ऐसा करके। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेट हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है वो कैसा है, हमारा एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि मुझे कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है
जो इनमें से कोई भी सेट ना ले। क्या कहा? इनमें से कोई भी सेट ना ले। तो मैं रिलेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, आर ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 प्लस 3 6, लेट मी से 5, ए प्लस 5, जहां पे ए जो है वो सेट ए में से आएगा और बी जो है वो सेट बी में बिलोंग करेगा। अब इस रिलेशन के हिसाब से, दिस इज द रिलेशन, ये जो होता है वो हमारा रिलेशन होता है, जो हमें क्या बताता है कि आपको ए की वैल्यू सेट ए में से उठानी है, जिसका आंसर जो आएगा वो आपके सेट बी में बिलोंग करना चाहिए। तो सेट ए में से 1 लिया, 1 प्लस 5 6, एम आई राइट, है ना? तो मैं और रिलेशन में चेंज कर लेता हूं, लेट मी से यहाँ पे 5 भी नहीं है 6 है, तो 1 प्लस 6 7। अब 2 प्लस 6 करोगे तो भी बाहर जाएगा, 3 प्लस करोगे तो भी बाहर जाएगा। तो क्या हमें इसमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जो ए क्रॉस बी में सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या हमें क्या मिला? हमें तो एम्प्टी सेट मिला, है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि देखो रिलेशन में क्या कहा हमने कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 3 है। हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पी हो और बी में क्यू हो तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं? तो इट इज 2/pq। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 2/3 इंटू 3, सो 2/9। कितने सबसेट बनेंगे? 2/9। और जितने सबसेट उतने रिलेशन। प्लीज अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं मैं? जितने सबसेट उतने रिलेशन। हमें जितने सबसेट्स मिलेंगे उतने हमारे रिलेशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो जितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल है उतने हमारे रिलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन आ गया। करेक्ट। आपकी बुक में डिफाइन करके दिया हुआ है, बट आई एम नॉट इंटेंट, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आपको वो डेफिनेशन लिख के देने में। मेरा इंटरेस्ट जो है वो आपको समझाने में है। और आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। करेक्ट। डेफिनेशन में कुछ इतना ही लिखा है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। उन्होंने जो है वो पूरा ए क्रॉस ए पे किया हुआ, मैंने ए क्रॉस बी में लिखा हुआ है, वन एंड ऑल सब सेम। हाँ, जब हम ए क्रॉस ए लिखते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि रिलेशन विथ इटसेल्फ, हम उसी के साथ कर रहे हैं। या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, है ना, मतलब ए क्रॉस ए करता, सिर्फ ए के सेट के ही क्रॉस प्रोडक्ट में लिखता। वो हम आगे वाले जो हमारे टाइप्स है ना उसमें देखेंगे। फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं। नल देखा, नल के बाद ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ओ सॉरी, माई बैड, वी आर लुकिंग इन द रिलेशन, है ना? कौन सा? यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता होगा? जैसे यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता था कि पूरे के सारे एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ऐसा होता है कि ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे हमारे रिलेशन में आने चाहिए। और वैसा रिलेशन डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, a, b such that modulus of a minus b is greater than equals to 0, जहां पे a जो है वो कैपिटल A में से आएगा और B जो है वो कैपिटल B में से आएगा। अब आप अगर इस रिलेशन को समझने की ट्राई करो तो मान लो कि पहला 1 4 है, तो 1 - 4 - 3, बट मॉड्यूलस है तो +3 ही आएगा, सीधी सी बात है। चलो वो हो गया। फिर 1, 5 वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे अगर आप इसको क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने जाओगे तो वो पूरे के पूरा यही आएगा, 1 4 1 5 एंड सो ऑन। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस। और बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं क्या है हमारा, ए क्रॉस बी ओनली। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, एकदम सिंपल सा है ये। करेक्ट। अब एक्चुअली इसके बाद के जो रिलेशन मुझे समझाने ना, उसमें मैं क्या प्रीफर करूंगा कि हम ए क्रॉस ए ही फाइंड करें, क्योंकि ए क्रॉस बी में हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम बाकी के जो हमारे रिलेशन है ना वो समझ सके। इट इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दूसरे पेज पे बाकी के रिलेशन समझाने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ इस तरह से समझेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट इट। कि मान लो कि मेरे पास एक सेट है जो है 1 2 3,
और मुझे क्या करना है, उसी के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो क्या आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये हमारा ए क्रॉस है, हमारा सेट है, रिलेशन है, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। हमने दो ऑलरेडी सीख लिए। थर्ड जो है वो है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है वो हमें यहां पे समझने की ट्राई करनी है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आइडेंटिटी रिलेशन को लिखेंगे कैसे, आर ए कॉमा बी और लेट मी से ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। समझना। तो इसमें अगर मैंने कोई सेट लिखा या रिलेशन लिखा समथिंग लाइक दिस 1, 1 एंड 2, 2, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसका ये मतलब होता है कि अगर मैंने डोमेन में से 1 उठाया तो मुझे उसका आंसर भी क्या मिलना चाहिए, 1। तो 1, 1, 2, 2 ऐसे एलिमेंट्स जब हम कंसिडर करते हैं इन अ रिलेशन तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस। फर्स्ट जो उसमें आता है वो है रिफ्लेक्सिव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़े हैं उनको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। मैंने 11th के जो प्रॉब्लम को आपको रिकॉल करने कहा उसमें मैंने आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरीके से समझा दिया था। अब ये रिलेशन है तो कैसे डिफाइन होता है, तो दिस इज ऑल्सो ए कॉमा ए सच दैट, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए कॉमा ए सच दैट, या फिर हम ऐसा बोल देंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ध्यान से सुनना, हाँ मैं इसको हटा देता हूं यहां पे से। क्या कहा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर मैं इसे यहां पे लिखूं फॉर दिस ए तो क्या आना चाहिए, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। करेक्ट। क्या बोला है, फॉर एवरी ए। एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक ए को, ए के एलिमेंट्स हमें जो है वो लेने पड़ेंगे। तो यहां पे कुछ बच्चे अब ये सोच रहे होंगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये भी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी नॉट आर, माय बैड, ए बिलोंग्स टू ए, और यहां पे भी ए कॉमा ए है और ए बिलोंग्स टू ए ही है, तो फर्क कहां पड़ा। यहां पे मैंने क्या ऐसा लिखा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, नहीं। इसका ये मतलब होता है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी, बट आइडेंटिटी इज नॉट रिफ्लेक्सिव एवरी टाइम। समझना और ध्यान से अंडरस्टैंड करना क्या कह रहा हूं। रिफ्लेक्सिव कैन बी आइडेंटिटी बट आइडेंटिटी कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव। कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए के हमारे इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए, जबकि आइडेंटिटी में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये कंसर्न कर ही नहीं रहे कि हमारे इसमें कितने एलिमेंट्स के बने हैं। सारे हो तो भी आइडेंटिटी, 1 होगा तो भी चलेगा, 2 होंगे तो भी चलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी है, सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स। इसमें कुछ और ऐड हो गया नहीं चलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको और रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख के बताता हूं। लेट मी से 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। हम चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, डोंट वरी। 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 3। चलो इसको समझते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये हमें समझना है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ऑलरेडी पहला एग्जांपल रिफ्लेक्सिव का दिया था, वो तो हो गए। क्या ये दूसरा वाला जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, चेक करो। 1, 1, 2, 2, 3, 3, हाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, तीनों 3 एलिमेंट का आ गया, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ना, नो।
हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि A बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए आ जाने चाहिए। तो अगर 3 एलिमेंट है सेट ए में तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3, दिस 3 मस्ट बी प्रेजेंट। उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे तो भी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। फिर इसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 2, 3 और 3, 2 है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? श्योर। इज इट रिफ्लेक्सिव? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि इसमें 3, 3 नहीं है, क्योंकि हमारे हर एक एलिमेंट ऑफ ए के A, वाला पेयर बनना चाहिए। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम में यहाँ पे 1, 1 और 3, 3 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नॉट एट ऑल। क्यों ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2, 2 मिसिंग है। बट क्या ये आइडेंटिटी होगा? यस, डेफिनेटली। चलो आइडेंटिटी के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, इसी में आगे बढ़ा के। लेट्स से आइडेंटिटी कौन से तो पहला वाला आइडेंटिटी है, आई नो। दूसरा वाला आइडेंटिटी होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। आइडेंटिटी में सिर्फ A, ही आने चाहिए। यहाँ पे 1, 2 आ गया, दिस इज नॉट आइडेंटिटी। यहाँ पे 2, 3 और 3, 2 आ गया, नॉट आइडेंटिटी। 1, 1, 3, 3 डेफिनेटली आइडेंटिटी है कि नहीं? तो जैसे मैंने ऐसा कहा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होने चाहिए। इज इट नेसेसरी? नॉट एवरी टाइम। हाँ, ऐसे कोई अगर रिलेशन हो कि जिसको हम आइडेंटिटी में बोल सकते तो वो चलेगा, बट दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज नॉट गोइंग टू बी आइडेंटिटी। जिसमें रिलेशन में ध्यान रखना है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, इससे अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं। ये सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। अब मान लो इसमें 1, 2, 3 की जगह 4 होता तो देयर मस्ट बी 4, 4 प्रेजेंट ओवर हियर। अगर 5 एलिमेंट हो तो 5, 5। अगर 10 हो ना तो 10, 10 तक सारे एलिमेंट्स आने चाहिए कंपल्सरीली। एक भी एलिमेंट मिस हुआ आपका, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जा रहे हैं ऐसे, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें जो प्रॉपर देखना है वो क्या देखना है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का A, वाला फॉर्म बनना चाहिए। अगर वो बना है रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट। आर यू क्लियर विथ मी? श्योर। चलो लेट मी शो यू नाउ द सेकेंड वन जो हम देखने वाले हैं। मतलब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला देखा रिफ्लेक्सिव, सेकेंड देखने वाले हैं हम सिमेट्रिक। नंबर आ गया है 5, जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये ऐसा कहता है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है, ध्यान से सुनना, अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इफ A, B बिलोंग्स टू R implies that B, A belongs to R for all A, B belongs to A। हर एक A, B belongs to A के लिए। चलो मैं एक रिलेशन लिखता हूं। लेट्स से 1, 1, 1, 2, 2, 1। ऐसे ही समझते हैं। वापस 3-4 रिलेशन लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखो मैंने यहां पे ये इसीलिए रखा है बिकॉज आई एम ऑलवेज गोइंग टू टेक दिस एज अ स्टैंडर्ड वन, तो उसके हिसाब से प्लीज काम करना। और एक ले लेते हैं, लेट्स से आई डोंट नो क्या कितना बना है। सो लेट्स हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन से सिमेट्रिक है, करेक्ट। और साथ ही में हम ये भी चेक कर लेंगे कि इसमें से रिफ्लेक्सिव कितने हैं, है ना, सो दैट हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाए, करेक्ट। पहले सिमेट्रिक के बारे में गौर करेंगे। सिमेट्रिक ने क्या कहा है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A बिलोंग्स टू R हो तो सिमेट्रिक। तो लेट्स टॉक अबाउट 1, 1। 1, 1 का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? 1, 1 ही, तो वो सेटिस्फाइड है। 1, 2 का 2, 1 आ गया। 2, 1 का 1, 2, तो ये जो है वो हमारा सिमेट्रिक हो गया। बट आगे बढ़ते,
1,1, 2,2, 3,3। अरे ये तो रिफ्लेक्सिव में अभी अभी सर ने एग्जांपल दिया ना, है कि नहीं? रिकॉल हुआ ना, रिफ्लेक्सिव में अभी अभी हमने देखा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, चलो ठीक है। हाउ कैन दिस बी सिमेट्रिक? सिमेट्रिक ने तो ऐसा बोला ना कि a, b अगर हो तो b, a होना चाहिए। 1,1 का तो उल्टा करेंगे 1,1, चलो ठीक है कोई नहीं। 2,2 का उल्टा करोगे वो भी 2,2 ही होता है। 3,3 का उल्टा करेंगे वो भी 3,3। तो वाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक? डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? एकदम इजी है। चलो अब 2,3 तो उसका उल्टा 3,2, 3,2 उसका उल्टा 2,3, वेरी गुड। 2,1 उसका उल्टा 1,2। इज दिस प्रेजेंट 1,2? नहीं है, बात वहीं खत्म, चेक करने की आगे जरूरत है ही नहीं। एक भी सिंगल एलिमेंट आपका उसका उल्टा ना हो तो वहीं पे आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एज सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग मी? चलो 2,2 उसका उल्टा यही होता है। 1,3 उसका उल्टा 3,1, यस डेफिनेटली प्रेजेंट है। 1,2 उसका उल्टा वापस नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं रहा। आर यू गेटिंग मी? सिमेट्रिक होने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी जो है वो आपके रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? आर यू विथ मी? वेरी मच क्लियर सबको? अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी हमारे रिलेशन में होना कंपलसरी चाहिए, तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। जैसे कि हमने देखा 2,1 का उल्टा है, नहीं। फिर मैंने आगे चेक ही नहीं किया, क्यों करूं, मेरा मतलब क्या है, बट यही से पता चल गया नहीं होने वाला, बात खत्म, दैट्स इट, लीव इट ओवर देयर। फिर हमने देखा यहाँ पे 2,2 का है, इसका भी है, इसका भी 1,2 का उल्टा नहीं है, बात खत्म, वहीं पे वो भी नहीं हो सकता सिमेट्रिक। बस एज सिंपल एज दैट, इतना सा आपको ध्यान में रखना है सिमेट्रिक में। मूविंग फर्दर, और जो हमारा तीसरा रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा कहता है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c भी बिलोंग्स टू r है, तो हमें चेक करना है कि क्या a, c बिलोंग्स टू r है कि नहीं, है कि नहीं। चलो तो वापस से कुछ रिलेशन ले लेते हैं। लेट से 1,1, 2,2, 3,3, 1,3। फिर हम देखेंगे 1,1, 2,1, 1,2, 1,3 एंड 3,1। फिर हम देखेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 3,2। आई डोंट नो इसमें से कोई सा हो रहा है कोई नहीं हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बस ऐसे रैंडमली लिखे जा रहा हूं, है ना। एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। 1,1, 2,2, 3,3, 3,1, 1,3, 1,2, 2,3। ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। अब सब चेक करेंगे, है ना। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं सो दैट यू पीपल कैन सी दिस। सिंपल। चलो ये 1, 2, 3 और ये चौथा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,3। तो 1,1 के हिसाब से हमें क्या चेक करना है वो पहले ध्यान से समझो। तो a, b अगर आपका रिलेशन में है तो चेक करो कि b, c पहले रिलेशन में है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये दोनों जो एलिमेंट है ना ये सेम चाहिए, ये दोनों नंबर जो है ना वो कैसे होने चाहिए, सेम, क्योंकि b और b है। तो अगर मैं उसे एग्जांपल में देखूं तो 1,1, तो ये 1 है तो मुझे पहला एलिमेंट 1 ढूंढना है, ये रहा। सो 1,1, 1,3। अगर ऐसा हो रहा है, ये दोनों आ रहा है, तो चेक करना है कि क्या a, c है कि नहीं है। सो 1,1 तो 1,3, तो 1 के साथ पहला 1 और ये 3 के हिसाब से 1,3, वो तो खुद ही है, हो गया। 2,2, कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ ना। यस, वेरी गुड, है कि नहीं। सबका गलत। जिन्होंने ऐसा सोचा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है उन सबका गलत। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव है।
अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसा, आपने बोला ना कि ए बी बी सी सी ए सी आना चाहिए, तो 2,2 है तो बी सी तो है ही नहीं, है ना। मतलब देर इज नो एलिमेंट और नो सेट जिसमें पहला 2 हो, इसको छोड़ के, है कि नहीं। तो इसको छोड़ के अगर कोई है ही नहीं तो मैं ट्रांजिटिव चेक कहां कर रहा हूं। ट्रांजिटिव चेक करूं और अगर ना मिले, चेक करूं का मतलब ध्यान से समझो कि ये और ये दोनों प्रेजेंट हो। अंडरस्टैंड मी विथ वेरी वेरी केयरफुली। ये और ये ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर दोनों प्रेजेंट हो तो भी अगर ये ना हो तो ही ट्रांजिटिव नहीं होगा। If these two are present and this is not present, then only transitive relation is not there. अब अगर एक यही है, इसको कोई साथ में ये देने वाला है ही नहीं, तो उसको हम ट्रांजिटिव से मना कैसे कर रहे? We can't do that. Please try to clear this concept. वापस रिपीट कर रहा हूं कि 1,1 के लिए 1,3 था, तो 1,3 सेटिस्फाइड ट्रांजिटिव है। 2,2 के लिए मुझे कोई और एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 2 से स्टार्ट हो, बट ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो ए कॉमा बी है बट बी कॉमा सी है ही नहीं। इफ बी कॉमा सी इज नॉट प्रेजेंट तो मेरे ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करने का मतलब ही नहीं आता है। दिस टू शुड बी देयर देन द इंप्लाइज विल बी चेक्ड। ये दोनों अगर होंगे तो ही ये चेक करना है, वरना वो चेक करना नहीं है। सो 2,2 3,3 नो इश्यू, इट्स ट्रांजिटिव, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 1,1 1,2 तो 1,2 तो है ही। 1,1 1,3 तो 1,3 है ही। 2,1 1,2 इज देयर 2 प्रेजेंट। नाउ सी अंडरस्टैंड दिस, इस तरह से समझना है। 2,1 1,2 देखो ये 1 है ये 1 है। अब इन दोनों से बनता हुआ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, दैट इज 2,2। डू वी हैव 2,2 प्रेजेंट ओवर हियर? नो, ये ट्रांजिटिव नहीं है। मुझे जितने भी रिलेशन में एलिमेंट प्रेजेंट है वो सबके लिए फुलफिल होता हुआ दिखना चाहिए अगर मेरे लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी प्रेजेंट हो तो। अगर ए कॉमा बी ही है बी कॉमा सी है ही नहीं तो मैं ए कॉमा सी प्रेजेंट की एक्सपेक्टेशन कैसे कर रहा हूं अगर कोई चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो। समझ रहे हो, मैं कंडीशन सेटिस्फाई की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ए बी और बी सी है तो ए कॉमा सी नहीं हो तो भी ट्रांजिटिव। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर ए कॉमा बी है बट बी कॉमा सी नहीं है तो फिर ए कॉमा सी होगा कैसे? सी वाला एलिमेंट ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी वेरी स्लोली, है ना। 1,1 उसके लिए 1,2 तो उसका जो ए कॉमा सी है वो 1,2 होगा, वो आ गया। वो यही हो भले चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तीसरा सेट ही अलग ही होना चाहिए। द सेम सेट कैन बी पॉसिबल। 1,1 1,3 तो उसका आंसर 1,3 ही आएगा एंड इट इज ओके। फिर 2,1 का 1,2 है 1,1 है ना, बी और B1 तो ए और सी 2,2 हुए तो 2,2 होना चाहिए, जो नहीं है, बात खत्म। फिर भी अगर आप आगे बढ़ो तो 1,2 तो वापस 2,1 तो देखो इसका 1,1 आ जाता है ध्यान से। फिर 1,3 तो 3,1 तो उसका भी 1,1 आ गया। बट 3,1 तो 1,3 के लिए 3,3 वापस नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस इन अ वेरी वेरी गुड वे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। देन 2,1 अच्छा 1 है ही नहीं कहीं पे, कोई बात नहीं, चलो। फिर 2,2 के लिए 2,1 सेटिस्फाई हो जाएगा, 2,2 के लिए 2,3 भी होगा। बट द प्रॉब्लम इज 2,2 2,1 क्या हमारे पास 2,1 है? यस डेफिनेटली सेटिस्फाइड। 2,2 में 2,3 तो 2,3 वो भी सेटिस्फाइड। फिर आते हैं यहाँ पे 2,3 2,3 में 3,2 है तो इन दोनों के 3,3 सेम हो गए तो 2,2 सेटिस्फाइड हो गया, आ गया ये रहा। अब ध्यान से, अभी तक हमें ट्रांजिटिव मिला है, अभी तक हमें ट्रांजिटिव मिला है। अब 3,2 2,3 तो आंसर जो है वो 3,3 होना चाहिए। ए कॉमा बी बी कॉमा सी तो ए सी मस्ट बी द आंसर। बट क्या 3,3 अंदर प्रेजेंट है? नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। आर यू गेटिंग मी? अगर मैंने 3,3 ऐड कर दिया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, समझना। अगर मैंने 3,3 ऐड कर दिया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1,1 2,2 3,3 चलो ठीक है। 1,1 के लिए 1 वाला ये रहा 1,3 हो जाएगा। 1,1 के साथ अगर आप 1,3 1,2 कुछ भी पकड़ोगे तो हो जाएगा। 2,2 के साथ अगर मैं 2,3 पकड़ू तो हो जाएगा। 3,3 के साथ 3,1 डेफिनेटली।
3 के साथ कुछ और नहीं कर सकते, 3 वाला पहला देखना पड़ता है। अब यहां पे मेन मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है। 3 1 1 3 3 3 प्रेजेंट, नो प्रॉब्लम। 3 1 1 1 3 1 ही आएगा, नो इश्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 3 3 1 1 1 प्रेजेंट, 1 3 3 3 1 3 प्रेजेंट। देखो आपको बस इतना देखना है, A कॉमा B और B कॉमा C अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपको A कॉमा C मिलना चाहिए। तो देखो मैं क्या चेक कर रहा हूं, 1 3 और 3 1 ये दोनों है, वो इसके जैसा है, करेक्ट। तो ये दोनों B हुए, तो 1 कॉमा 1 इज AC, सो 1 कॉमा 1 प्रेजेंट। 1 3 में 3 1 देखा, हो गया। 1 3 में 3 3 देखा, तो 1 3 3 3, तो 1 3 बनेगा, वो प्रेजेंट है। 1 2 2 3, तो 1 3 है, कोई बात नहीं है। 1 2 2 2 1 2 प्रेजेंट है। 2 3 समझना, 2 3 तो 3 1, तो क्या 2 1 है? नहीं है। कितनी देर तक हमारा ट्रांजिटिव अच्छे से चला और एकदम से घड़ा, है कि नहीं? 2 3 और 3 1, B और ये B, सो 2 और 1 बनना चाहिए। क्या हमारे पास 2 और 1 है? नहीं है, बात खत्म। अगर 2 1 प्रेजेंट होता तो अभी ट्रांजिटिव में और आगे बढ़ते, हम हो जाता, जरूरी नहीं बट हम आगे डेफिनेटली बढ़ते, बट अभी फिलहाल ये नहीं हुआ, है ना। देखो जरूरी नहीं है कि मैं ट्रांजिटिव होते हुए बताऊं तो ही आप समझ सकते हो, ट्रांजिटिव ना होते हुए भी आपको आइडिया आएगा कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। अगर इस वाले में मैंने 2 3 और 3 2 के साथ 2 2 तो था ही, 3 2 और 2 3 के लिए अगर मैंने 3 3 ऐड कर दिया होता एक एलिमेंट, तो ये भी हो जाता ट्रांजिटिव, करेक्ट। वैसे यहां पे अगर मैंने 2 1 ऐड किया होता तो ये भी शायद हो जाता, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से अब सिमेट्रिक पहला वाला नहीं होगा क्योंकि 1 3 का उल्टा नहीं है। 1 1 चलेगा, 2 1 का 1 2, 1 3 का 3 1 सिमेट्रिक है। 2 1 का 1 2 नहीं है, बात खत्म। 1 1 2 2 3 3 ठीक है। 3 1 1 3 बराबर है। 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। एम आई राइट? है ना। देखो कितना क्विकली अब हम समझ रहे हैं। फिर रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3, चलो तीनों 3 है, ओके। 1 1 है, बाकी है ही नहीं। 2 2 है, बाकी है ही नहीं। 1 1 2 2 3 3 तीनों 3, तो ये रिफ्लेक्सिव। सी हाउ सिंपल नाउ इट बिकम्स, है कि नहीं। आई होप यू पीपल आर विथ मी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन 3 रिलेशन को समझने वाले हैं, है कि नहीं। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल। अब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो, जस्ट फॉर अ केस, मान लो कि अगर आपको दिया हुआ रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है ना। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, a relation R in a set A is said to be an equivalence relation, is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर आपका कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर तीनों 3 सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेट्स से दिस 3, तीनों 3 सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दिया हुआ रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। If your relation satisfies all 3 conditions, reflexive, symmetric and transitive, then we can call that relation as a equivalence relation, करेक्ट। चलो मैं आपको उसके लिए एक एग्जाम्पल समझाता हूं। लेट्स हैव अ लुक एट एग्जाम्पल। क्या कहा है, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में है, विथ R अ रिलेशन इन T गिवन बाय, तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, T1, T2 सच दैट T1 इज
कॉन्ग्रुएंट टू T2 और हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप सबको पता होगा, करेक्ट। अगर दो ट्राइंगल है मेरे पास, लेट से ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तब। तो यहां पे क्या कहा है कि T जो है वो हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स है, और T1 T2 कुछ इस तरह से है कि जिसमें T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। अब हमने 9th स्टैंडर्ड में ये सीखा है कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T1, T1, तो ये क्या हो जाएगा? T1, T1 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक ट्राइंगल जो है वो अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे? तो मान लो कि अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R है, मतलब कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T2 T1 को कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ऐसा मतलब कुछ भी करेंगे हम, हमारी मन मर्जी चलाएंगे। हाँ, इसका क्या मतलब है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, है ना। तो इससे तो हम इजीली बोल सकते हैं ना कि T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, और अगर T2 T1 को कॉन्ग्रुएंट है तो T2, T1 भी जो है वो हमारा रिलेशन में डेफिनेटली आएगा। रिलेशन डिफाइन ऐसे क्या है कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 का कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो T2 और T1 में R हो जाएगा, तो सिमेट्रिक भी सेटिस्फाइड। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ये होता है थोड़ा सा समझने वाला, है ना। क्यों? तो पहले बोलेंगे कि भाई T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, है ना। मतलब पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल से, तो पहला और तीसरा कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। सीधी सी बात है ना, करेक्ट। implies T1 is congruent to T3। तो इसके लिए क्या लिख देंगे? T1, T3 belongs to R, है ना। तो अगर ये भी हो गया मतलब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी हो गया। सो हमारा जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। अगर ये तीनों हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दिया हुआ रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। डेफिनेटली ऊपर लिखा है थियरम, ये रहा, रिलेशन R इन अ सेट A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, देन इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो हम अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, ये एक्चुअल में आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 था, करेक्ट। लेट्स हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 3। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज। और रिलेशन डिफाइंड क्या हुआ है कुछ इस तरह से, L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। और हमें वापस शो क्या करना है कि R जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। व्हाट वी वांट टू शो इज R सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग खोलो। अगर कोई लाइन, एक लाइन L1 इज अ परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये अपने आप से परपेंडिकुलर है। मतलब कैसे? हाउ कैन वी डू दैट? आई डोंट थिंक सो। कैन वी से दैट कि ये अपने आप से परपेंडिकुलर है? इज इट पॉसिबल? नो। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज लाइन कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, है ना। आप ऐसा रीजन लिख सकते हो, एज अ लाइन L1
कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, मतलब L1 परपेंडिकुलर L1 पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, L1, L2 बिलोंग्स टू R, जिसमें हमारे पास क्या कहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 को, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर हुआ ना L1 को, है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि L2, L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। एम आई राइट, है ना। चलो अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। हमें क्या चेक करना था कि सिर्फ सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सही है, सिमेट्रिक हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव। तो L1 और L2 परपेंडिकुलर बिलोंग्स टू R, और L2 और L3 जो है वो भी बिलोंग्स टू R, करेक्ट। इसका क्या मतलब, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, है ना, सिंपल। अब 3 लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब दिस इज L1, दिस इज L2, उल्टा रखा है ना, तो समझ में आया। तो L1 जो है वो L2 को परपेंडिकुलर है, और L3 जो है, करेक्ट, L3 जो है वो इस L2 को परपेंडिकुलर, तो वो ऐसे आएगा। तो L1 और L3 कैसा हो गया, ये L1 है, नीचे वाली जो स्केच पेन है वो, तो L1 और L3 कैसा हो गया, इट इज गोइंग टू बी पैरेलल। एम आई राइट, है कि नहीं। L1 और L3 कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या बोल देंगे कि L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सीधी सी बात है ना, पैरेलल हो गया, मतलब परपेंडिकुलर की कंडीशन चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, यही हमें प्रूव करना था। एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन इन अ वेरी वेरी इजी वे, सिंपल। चलो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, और लेट्स से एग्जांपल नंबर 4। क्या कहा है, शो दैट द रिलेशन इन द सेट। ओके, हमारे पास एक सेट है 1 2 3, और रिलेशन भी है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3, और बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस, क्योंकि 3 एलिमेंट है, यही एग्जांपल मैंने लिया था। 1, 1, 2, 2, 3, 3 प्रेजेंट है। सिमेट्रिक 1, 1 का ओके, 2, 2 उसका उल्टा भी हो गया, 3, 3 उसका उल्टा भी, 1, 2 का 2, 1 नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव ओके, 1, 1, 2, 2, 1, 1 के लिए 1, 2 तो 1, 2 आ गया, 2, 2 के लिए 2, 3 तो 2, 3 आ गया। देन ये 1, 2 के लिए 2, 3 तो 1, 3 नहीं है, बात खत्म। 3, 3 के लिए मैंने चेक ही नहीं किया, आप ऐसे सोचा होगा, नहीं सोचा किसी ने, अगर नहीं सोचा हो तो मैं बता देता हूं, डोंट वरी। 3, 3 के लिए मैंने चेक इसीलिए नहीं किया क्योंकि 3, 3 के लिए कोई भी पहला एलिमेंट 3 है ही नहीं इसके अलावा, कि मैं उसको चेक करूं। अब ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो मैं क्यों चेक करूं, वाई शुड आई चेक फॉर ट्रांजिटिव, नॉट एट ऑल, नो नीडेड, लिव इट अलोन, छोड़ दो उसको, अकेले रहने दो, सबको डिस्टर्ब मत करो, करेक्ट, सिंपल। चलो यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा फिलहाल मान रहा हूं। और मूविंग अहेड, अब मैं जो आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूं उसके लिए डोंट वरी, हम पहले एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे और उस पे से हम टॉपिक पे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 5। हमें एक रिलेशन बोला है R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर, मतलब हमारा जो वो है वो Z है ना, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और हमारा रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, A, B सच दैट 2 डिवाइड्स A - B। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहला तो ये बताना, ये हम सबको आता है करने को, कैसे करेंगे तो डोंट वरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सो मैं इसको A बता देता हूं, मेरा Z जो है वो A कर दिया मैंने, करेक्ट, या Z ही रहने देते, चलो इसको कटा के Z कर देते हैं,
a बिलोंग्स टू z, है ना। मतलब मैंने z में से अगर कोई इंटीजर उठाया लेट्स से 2, तो 2 माइनस 2 कितना होगा 0। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 0 इज डिविजिबल बाय 2? डेफिनेटली एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, नॉट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, बट क्या कह सकते हैं 0 अगर हमारा न्यूमरेटर में है तो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 इटसेल्फ। हमें 0 के अलावा वो कहीं से भी चलेगा। सो क्या कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव, कॉमा एस 2 डिवाइड्स a माइनस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। सिंपल। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि भाई a कॉमा बी अगर R में बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी R में बिलोंग करना चाहिए, है ना। अब अगर मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, तो इसका क्या मतलब हुआ 2 डिवाइड्स a माइनस बी, है कि नहीं? 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अच्छा, इसको कुछ इस तरह से सोचते हैं कि कैन आई से a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2m वेर m हियर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर। मैंने कुछ ऐसा ले लिया a माइनस बी इक्वल्स टू 2m, मतलब a माइनस बी जो भी आएगा वो 2 का मल्टीपल का आएगा या तो 2 से डिविजिबल का आएगा, करेक्ट। तो फिर b माइनस a कितना आएगा माइनस 2m, है ना। तो m की जगह माइनस m भी तो इंटीजर में से आ सकता है ना, तो वो तो 2 से डिविजिबल हुआ। अगर ये 2 से डिविजिबल हुआ इसका मतलब कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r, इसका ये मतलब हुआ कि r इज सिमेट्रिक। सिंपल। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव a कॉमा बी, b कॉमा सी दोनों होने चाहिए, तो हम चेक करते हैं कि b कॉमा सी क्या आता है। तो चलो मान लो a माइनस बी इज 2m, b माइनस सी इज 2n। क्या फर्क पड़ता है भाई, कुछ भी लिखो, जस्ट मल्टीपल ऑफ 2 लिखना है ना, करेक्ट। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, सो 2 टाइम्स m प्लस n, तो b भी कट, तो a माइनस सी भी कैसा आया 2 का मल्टीपल आया या डिविजिबल आया बोल सकते हैं। तो हम ऐसा क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई a कॉमा सी बिलोंग्स टू r आ गया, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, है ना। सो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांसिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल। तो ये हमें था इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना। अब मैं इस क्वेश्चन की मदद से आपको कुछ समझाना चाहता हूं, वो है हमारे इक्विवेलेंस क्लास। क्या है? इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है कि हमारा जो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ है, देखो पहला तो इक्विवेलेंस क्लास उसी में मिल सकता है जहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन ना हो तो इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल नहीं है। तो बिना मतलब का उसमें कोई भी टाइम वेस्ट करना नहीं है। इज इट क्लियर? सो इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली ओवर हियर कि इक्विवेलेंस क्लास जैसे मैंने कहा तभी बनेगा जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो तब। सो रिलेशन आ गया। अब रिलेशन को ध्यान से देखो तो सेट क्या था हमारा z का मतलब सारे इंटीजर, है ना। और उसमें क्या देखा था कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, मतलब मुझे a और b कुछ ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि जिससे उसका डिविजिबल जो है वो 2 से हो सके, है ना। अब सपोज मैं रैंडमली कुछ भी नंबर उठा लूं, जैसे कि मान लो 1 और 5, तो होगा 2 से डिविजिबल डेफिनेटली, बट नेगेटिव में होगा, इट्स डजंट मैटर। हो सकता है ना 2 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज व्हाट आवर कंसर्न इज। बट मान लो मैंने ले लिया 1,4 -3 आएगा, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम यहां पे कुछ ये कंसेप्ट लगा सकते हैं ना कि अगर a और b जो भी लूं, या तो दोनों इवन होने चाहिए या तो दोनों ऑड होने चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो a और b दोनों ऑड होने चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी 2 इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको इवन मिलेगा, अगर किसी 2 ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इवन ही मिलेगा। बट अगर गलती से भी हमने एक ऑड और एक इवन या एक इवन और एक ऑड ऐसा उल्टा पुल्टा करके लिया
तो वो हमें इवन नंबर नहीं देगा, नेवर एवर, कभी भी नहीं। सिंपल। तो मान लो कि हम यहां पे कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि सारे जो इवन इंटीजर्स है वो हमारे रिलेट हो जाएंगे टू जीरो। मतलब 0 कॉमा प्लस और माइनस 2, 0 कॉमा प्लस और माइनस 4, 0 कॉमा प्लस और माइनस 6 एंड सो ऑन। मतलब सारे इवन नंबर जो है या सारे इवन इंटीजर जो है वो हमारे जीरो के साथ रिलेट हो जाएंगे। मैंने रिलेट का मतलब कैसे कहा है कि ए को मैंने जीरो ले लिया, सिंपल। और फिर हमने क्या कहा कि भाई बाकी जो है हम बाजू में चेंज करते रहेंगे, +2 -2 +4 -4 +6 -6 +8 -8 एंड सो ऑन, बट सारे इवन नंबर्स, करेक्ट है ना। इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से, बट क्या हम जीरो के साथ ऑड नंबर रिलेट करवा सकते हैं? नो, वो हमारे रिलेशन में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 0 -1 -1 हो जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं। 0 -3 -3 आएगा, 0 -5 0 +5 0 +7 सब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा पॉसिबल नहीं है, सिंपल। उसी तरह से क्या मैं सारे ऑड इंटीजर जो है वो 1 के साथ रिलेट करवा सकता हूं? 1 कॉमा प्लस और माइनस 3, 1 कॉमा प्लस और माइनस 5, सिमिलरली 1 कॉमा प्लस और माइनस 7 एंड सो ऑन। सारे ऑड, क्या कह रहा हूं मैं कि सारे ऑड को मैं इस तरह से 1 के साथ रिलेट करवा सकता हूं, है ना। ऑल ऑड इंटीजर्स कैन बी रिलेट टू 1, बट वो सारे जो है वो ऑड के साथ होंगे, ये 1 वाला जो है वो इवन के साथ नहीं होगा। एम आई राइट? ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1, सिंपल। यहां पे 0 जो है वो सीधे सीधा 2 का मल्टीपल है, बट 1 जो है वो क्या होगा? 2r+1 के फॉर्म में आएगा। अब आप सोच रहे हो ये सब क्या लिखा सर ने? अरे कुछ नहीं, ये 1 के लिए आपको ऑर्डर पेयर जो बनाने ना उसमें उसके फॉर्म लिखे हैं। 2r मतलब सारे इवन, ऑड का मतलब 2r+1, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ E आर रिलेटेड टू ईच अदर। ई का मतलब इवन इंटीजर्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि 0 + 2 हो, 0 - 2 हो, 0 4 0 -4, ये सब एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। जैसे 1 3 के साथ, 1 5 के साथ, 1 -3 के साथ, 1 -7 के साथ, 1 -19 के साथ, क्या फर्क पड़ जाए, मुझे दोनों ऑड नंबर मिलने चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करना चाहिए। दूसरा, नो एलिमेंट ऑफ इवन इंटीजर इज रिलेटिंग विद द ऑड या नो नाइदर रिवर्स, कि ऑड वाला इवन के साथ रिलेट नहीं होगा, इवन वाला ऑड के साथ रिलेट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। थर्ड कंडीशन, इवन एंड ऑड आर डिसजॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ना तो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, कोई कॉमन है इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। बट अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? Z। क्या मिल जाएगा? Z। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? कि इवन जो है वो सारे इंटीजर्स इवन के साथ रिलेट होगा, ऑड सारे ऑड के साथ रिलेट होगा, इवन ऑड के साथ नहीं हो सकता, ऑड इवन के साथ नहीं हो सकता। ये दोनों जो हमें मिले ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा, और नल सेट ही आना चाहिए। अगर नल सेट नहीं आया देन वी आर रॉन्ग, समवेयर वी डिड कमिट अ मिस्टेक। फिर यूनियन जो है वो हमारा ओरिजिनल सेट आ जाना चाहिए, जो इंटीजर है वो आ जाएगा, करेक्ट। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अवर इक्विवेलेंस क्लास। क्या कहा? नाउ ई इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। ये जो 0 है वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास है, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 0 इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग। सिमिलरली ओ जो है मतलब ऑड जो है वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास है कंटेनिंग 1 को सारे के साथ रिलेट करेंगे, जो सारे ऑड नंबर ही होंगे, जिसको डिनोट करेंगे इस तरह से, एंड विच इज नथिंग बट द 2r+1। आर यू गेटिंग मी? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको इसमें बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं। इसमें दो चीज का और ध्यान रखेंगे कि हर एक इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन जो है वो डिसजॉइंट होगा। नाउ समटाइम्स ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 2 ही क्लास बनते हैं, इट मे बी ज्यादा बन जाए। जस्ट फॉर इंस्टेंस ऐसा सोचो कि यहां पे 2 की जगह 3 से डिवाइड किया है,
जस्ट थिंक लाइक दैट, जस्ट फॉर ए केस। अगर 3 से डिवाइड किया है और इंटीजर ही है सेट, इंटीजर ही है। अब 3 से डिविजिबल कब मिलेगा? जब हमारे सारे नंबर्स या तो 3 के मल्टीपल के होंगे, है ना, या उससे एक ज्यादा होंगे, या उससे 2 ज्यादा होंगे। समझना क्या मिलेगा हमें? पहला सेट ऐसा मिलेगा कि x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है कि नहीं? अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब कौन कौन आता है? -6, -3, 0, 3, 6 एंड सो ऑन। फिर दूसरा क्लास बनेगा x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज, सॉरी नॉट x, लेट्स से x -1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्यों x -1 बोला? x -1 का मतलब हम हमारे अब नंबर जो है वो -5, -2, -1, 0, 1, देन 4, 7 एंड सो ऑन, ऐसा लेंगे। और तीसरा क्या बनेगा? x -2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, तो उसमें क्या आएगा? -4, -1, 2, 5, 8 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब अगर मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे 6 डिवाइड a माइनस तो ऐसे 6 बनते। अब हम ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ हुआ कि कोई एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी आ गया। जैसे कि मान लो 0, इज दिस प्रेजेंट ओवर? नो। 1 इधर नहीं है, बस इसमें है। 2 इसमें है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे। नेगेटिव में जाओगे -1, -2, -3, -4, -1, -6। इन तीनों के इंटरसेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी नल सेट। बट अगर इन तीनों का यूनियन करोगे यू विल डेफिनेटली गेट दिस सेट इंटीजर, आपको वो इंटीजर ही मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इक्विवेलेंस क्लास को इग्नोर मत करना, अच्छे से समझना। अगर आपको एकदम बारीकी से समझना हो ना तो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है ना वो एक बार रीड करो। मैं वहीं से पढ़ाता हूं, मैं कुछ नया नहीं कर रहा। इट्स नॉट समथिंग लाइक आई एम गेटिंग सम आउट ऑफ द बॉक्स एंड समथिंग, वही है। बस आप एक बार उसको रीड करो, यू विल बी वेरी गुड टू इट। सिंपल। अब एक छोटी सी चीज मुझे बतानी है, वो मैं इतने में आपके लिए कवर करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक और रिलेशन बताना चाहता हूं, वो है एंटी सिमेट्रिक। व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक मीन्स? एंटी सिमेट्रिक का मतलब ऐसा होता है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है, इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r, सॉरी a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि a इज इक्वल्स टू b। समझना, a बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, दोनों जो अगर हमारे रिलेशन में हो तो वो दोनों इक्वल होंगे। समझ रहे हो? a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, देन वो दोनों क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। डोंट वरी अबाउट इट, एकदम सिंपल सा। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। एज फार एज योर टेक्स्ट बुक इज कंसर्न, दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या कहा कि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, अगर ये दोनों रिलेशन में है तो a और b कैसे होंगे? हमारे इक्वल होंगे। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? एम आई राइट? चलो, सो दैट्स द एंड ऑफ अवर ऑल द रिलेशंस। हमारे नहीं, ये रिलेशन खत्म हुआ, हमारे रिलेशन तो अभी बन रहे हैं। करेक्ट?